तो आपका एग्ज़ाम का पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या थी? तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो 2-3 राउंड में करना चाहिए। फर्स्ट में इजी, सेकंड में मॉडरेट और लास्ट में अगर समय बचता है तो हमें टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, उनकी आपको क्या इंपॉर्टेंस नज़र में आती है कि मतलब ये क्यों करने चाहिए? क्या उससे क्या हमको सीखने को मिलता है? सर पहली चीज़ तो ये कि उनमें से कई क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेम रिपीट हो जाता है। हेलो बच्चों, मैं संजीव शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस टॉपर स्टॉक सेशन में। आज हमारे साथ हैं केशव गिलोत्रा सर और विकास चौधरी जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 अर्जित किया है। और आज हम सभी आपसे यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपकी जो जर्नी है IIT जैम की वो आज कैसे आप जो है सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं केशव सर। हेलो एवरीवन, जैसा आप सभी लोगों को पता ही है, मैं आप सभी लोगों के साथ IIT जैम और CSIR नेट के टॉपिक्स को डिलीवर करता हूं। तो जैसा संजीव सर ने बताया, आज हमारे साथ हैं विकास चौधरी, ऑल इंडिया रैंक 1 इन द जैम 2025 एग्जामिनेशन। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रही। तो हम आज आप लोगों से जो है मुखातिब कराएंगे विकास चौधरी को। और पहले विकास अपने बारे में बताइए, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम विकास चौधरी है और मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक छोटी सी ढाणी है, चलावरियों की ढाणी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी जो जैम की प्रिपरेशन है वो मई 2023 में स्टार्ट की थी और मैं PW के साकार बैच में एनरोल हुआ था। लास्ट ईयर मेरी ऑल इंडिया रैंक 25 थी और इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है और मेरे मार्क्स 95.33 हैं। अच्छा विकास, ये बताइए आपके IIT जैम में जो रैंक आई है उसके अलावा आपने कोई एग्ज़ाम और दिया था जिसमें आप शेयर करना चाहते हैं कि आपके क्या उसमें आपके मार्क्स आए हैं या उसमें कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो आपने? जी सर, जो 8 दिसंबर को TIFR का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मेरे 39 मार्क्स थे। और फिर TIFR मुंबई और कैंप बेंगलोर दोनों से मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने अपनी एग्ज़ाम वाले दिन जो आपको स्ट्रेस सा फील हुआ, वो आपने कैसे कम किया? सर स्ट्रेस लेने से ये तो हो नहीं सकता कि हमारा एग्ज़ाम बेटर होगा, वो हमारी परफॉर्मेंस को डाउन ही करेगा। तो इसलिए जब वैसे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हमें 1 घंटे पहले ही वहाँ एंट्री दे दी जाती है, तो उस समय हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम का जो पेपर है वो हार्ड आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा। वो सभी के लिए सेम रहता है, तो ये स्ट्रेस नहीं लेना है। और क्योंकि साल भर मेहनत की है तो स्ट्रेस लेने से वो फिर बेकार हो सकती है, इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जस्ट अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। हाँ, मैं ये एग्री करता हूँ विकास की बात से, क्योंकि हमारा माइंड ना बड़ा वो होता है, शार्प होता है। उसमें ना एक वैसे होती तो बड़ी सिंपल सी बात है ये, कि ये जो हमारा माइंड है हमारे हर टॉपिक को सजा के संजो के रखता है। अगर हम घबरा जाएंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, तो वो टॉपिक एट दैट टाइम बाहर ही नहीं आएंगे। और जैसे ही आप एग्ज़ाम से बाहर आते हैं, अरे यार ये तो बहुत सिंपल सी लाइन थी, मिस हो गई। आई एम राइट ना? जी सर, ये जी। चीज़ होती है। अच्छा, जैम के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपको कैसे पता चला कि मुझे जैम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? कौन मतलब किसी शख्स को देख के कि भाई ये कर रहे हैं, या कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली जैम के लिए? सर वैसे जैसे 12th के बाद जेई होता है तो सभी का सपना होता है IIT में जाने का। तो जब मैं कॉलेज गया तो फर्स्ट डे ही मेरा एक फ्रेंड था, उसने बताया कि IIT जैम एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू हम IIT से MSc कर सकते हैं। तो जब मुझे पता चला तो फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया इसके बारे में। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर में तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, लेकिन फिर सेकेंड ईयर में मुझे लगा कि अभी मुझे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि अच्छी रैंक लाकर मैं अच्छी IIT में एडमिशन ले सकूँ। तो सेकेंड ईयर में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ ऐसे टॉपिक आपको मिले कि नहीं यार ये तो मेरा थर्ड ईयर का और मुझे अभी समझ में नहीं आया? सर ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं साकार बैच में एनरोल हुआ था तो आपसे पढ़ा था। और जो प्योर के टॉपिक्स होते हैं जिनमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो लेकिन उनमें ये था कि 1-2 बार रिवीजन करने के बाद उनमें मुझे जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है वो नहीं हुई। बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड रहता है उनको सॉल्व करना, लेकिन धीरे धीरे एक बार जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर वो भी सॉल्व होने लग जाते हैं और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप होता है। तो आपने डिफरेंट टॉपिक्स कैसे तैयार किए कि मतलब जैसे आपके 5 टॉपिक हैं टोटल, उनको आपने कैसे प्रिपेयर किया? आप इंडिविजुअली बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक है, आपने कैसे, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी पढ़ने की, आपने कैसे नोट्स बनाए, कैसे DPP सॉल्व करी, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करिए एक बार बच्चों के लिए। जी सर, जैसे रियल एनालिसिस है तो सबसे पहले जैसे लेक्चर्स ले लिए, नोट्स बना लिए, उसके बाद जो DPPs है वो सॉल्व कर ली। उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है टॉपिक में
उसके बाद जो PYQs हैं हमें उनको भी देखना चाहिए। तो जब हम उनको देखते हैं तो कुछ हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो वहाँ से जो भी हमें सीखने को मिल रहा है तो उसे लिख लेना चाहिए। तो जब अपन ऐसा लिखते हैं तो एक अलग जो नोटबुक बन जाती है, तो वो हमारी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा आगे ले जाती है और एक हायर लेवल पर हमें लेकर के जाती है। तो ये चीज़ कर सकते हैं जैसे रियल एनालिसिस में, और सेम चीज़ हम और सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। और जो पेपर्स हैं, इंटीग्रल है, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर है और ODE है। ODE में ये है कि जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें एक बार, और जो नोट्स है वो अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन सी मेथड कहाँ पर अप्लाई करनी है। तो जब ये पता होता है ODE में तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। बस उसमें जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो इस बार मेरे से भी हुई थी। तो कैलकुलेशन मिस्टेक उसमें नहीं करनी है। इंटीग्रल में मैं कहूँगा कि जो ड्राइंग है, जैसे कोई स्पेयर का है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो उनको ड्रॉ करना आना चाहिए कि कहाँ उनका सेंटर है। तो जो इंटीग्रल है उसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और जो लीनियर है तो लीनियर एक बार समझने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो आसान हो जाता है, उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होती है चीज़ें। ग्रुप थ्योरी है तो उसमें जैसे नोट्स हैं, रिजल्ट हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं उनको एक शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए कि सभी के सभी जो रिजल्ट्स हैं वो हमें टिप्स पर याद होने चाहिए। तो इस प्रकार हमें उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपका अगर इन 5 सब्जेक्ट में सबसे फेवरेट वाला कौन सा रहा? सर लीनियर अलजेब्रा। अच्छा, और अब ये तो आपका प्योर से हो गया, और अप्लाइड से? इंटीग्रल। इंटीग्रल, वेरी गुड। अच्छा, एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब पेपर देने गए तो आपका एग्ज़ाम का पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या थी? कोई स्पेशल तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट किया कि पहले ये सेक्शन करना है कि वो सेक्शन करना है, कैसे किया आपने? जी सर, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हमें पहले से ये सोच के नहीं जाना है कि कौन सा, जैसे पास्ट ईयर ट्रेंड्स होते हैं उनके आधार पर हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि NAT पार्ट इजी आएगा या हार्ड आएगा, MSQ आएगा। तो मुझे लगता है कि कई बच्चे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि मैं जाते ही NAT सेक्शन को करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि जो शुरुआत से हमें लास्ट तक सबसे पहले राउंड में हमें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर हार्ड है या इजी है या मॉडरेट है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें जो सेकंड राउंड है उसमें हमें वो देखने चाहिए जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, ताकि जो हमारा समय भी वेस्ट ना हो। क्योंकि जब कोई टफ क्वेश्चन होता है, अगर हम उस पर एक बार अटक गए तो वो काफ़ी समय खा जाता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसे भी डाउन करता है। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो 2-3 राउंड में करना चाहिए। फर्स्ट में इजी, सेकंड में मॉडरेट, और लास्ट में अगर समय बचता है तो हमें टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आपने पर्टिकुलर राउंड्स में कितना टाइम दिया? जी सर, फर्स्ट राउंड आप बता रहे हैं। अगर इस बार की मैं बात करूं तो सर मैंने 2 घंटे 8 मिनट में फर्स्ट राउंड कर लिया था, और ऑलमोस्ट मैंने 54 क्वेश्चन कर लिए थे फर्स्ट राउंड में। और जो फिर 15-20 मिनट का मेरा जो सेकंड राउंड था उसमें मेरे को जो 5-6 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे वो कर लिए थे। फिर उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा था 30 to 35 मिनट्स, उसमें मैंने जो क्वेश्चंस कर लिए थे जैसे MCQs हैं, तो वो अगेन मैंने देख लिया था कि किसमें एक बार वापस से उनको गो थ्रू हो गया था कि कहीं कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनकी आपको क्या इंपॉर्टेंस नज़र में आती है कि मतलब ये क्यों करने चाहिए, क्या उससे क्या हमको सीखने को मिलता है? सर पहली चीज़ तो ये कि उनमें से कई क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेम रिपीट हो जाता है। सेम जो डाटा है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है। तो वैसे क्वेश्चंस को हम जब एग्जाम में करते हैं तो वैसे क्वेश्चंस को हम फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं और उनको फास्टली कर सकते हैं। तो उससे समय भी बचता है और हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमारी कट ऑफ है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो फिर जो सेकेंड राउंड होता है उसमें हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि हमें पर्टिकुलर टॉपिक में जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो PYQs से काफ़ी अच्छी बनती है, क्योंकि PYQs बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनसे एक टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस मुझे लगती है। तो आपने जब PYQ स्टार्ट करे थे करने, तो टॉपिक वाइज करे थे या ईयर वाइज कर लिए थे? सर मैंने टॉपिक वाइज किए थे शुरुआत में। और ऐसी कोई एडवाइस जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम टाइम में अवॉइड करे, मतलब जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स उसको अवॉइड किया जाए? सर पहली चीज़ तो ये कि स्ट्रेस फील ना करें। दूसरी चीज़, कई बार जैसे इस बार का पेपर थोड़ा इजी था और लेंथी भी था, तो ऐसे केस में ये हो जाता है कि अपन 10-15 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।
तो वहाँ पर सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो जो कह सकता हूँ कि जो एक्सट्रीम फीलिंग्स हैं कि ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाएं या ज़्यादा ही खुश हो जाएं या कॉन्फिडेंस हो जाए, तो उसे बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और टफ क्वेश्चंस हो तो उनको छोड़ देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान कौन सी चीज़ें जो आपको थोड़ा डीमोटिवेट करती थी और फिर आप अपने आप को कैसे उससे उबारते थे? सर कई बार जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं हो पाएगा। एक ऐसी फीलिंग आती है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मुझसे तो होगा ही नहीं। तो जब अपन ऐसा सोचते हैं तो वो हमें बहुत डिमोटिवेट करता है, लेकिन उसमें एक मोटिवेशन भी छुपा होता है कि अगर हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके एक्चुअल रीजन को जानते हैं, तो वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। और वैसे ही जो नए क्वेश्चन उनसे बनने वाले होते हैं, हम उन्हें एग्जाम में अच्छे से सोल्व कर पाते हैं और औरों से अच्छा परफॉर्म करते हैं। जबकि और उस हार्ड क्वेश्चन को देख करके डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं, तो इससे वो सीखे नहीं बल्कि और भी डिमोटिवेट हुए और एग्जाम में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छा जैम के PYQs के अलावा भी आपने कोई PYQs ट्राई किए थे किसी एग्ज़ाम के? जी सर, मैंने CSIR नेट के PYQs भी सोल्व किए थे, अच्छा गेट के भी किए थे, और जो TIFR थे उसके भी, और जो ISI के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मैंने सोल्व किए थे। बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर इसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक हमें मिल जाए, तो क्या प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक को देख लेना ही एक सही क्वेश्चन होगा आपके लिए? सर अगर कोई वैसे ही इसकी इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन अगर अपन ऐसा करें कि जैसे क्वेश्चन किया उसको अगर एक दो बार ही जस्ट अटेम्प्ट किया और सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो वो हमें ज़्यादा कुछ सिखाएगा नहीं, बल्कि हमें एक प्रकार से कहें कि उस क्वेश्चन से फाइट करनी है, उसको बार बार करके देखना, अलग अलग तरीके से करना चाहिए। क्योंकि इफ़ वी वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन वी शुड डू मैथमेटिक्स। तो हमें अगेन एंड अगेन उस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज पता चलते हैं कि हाँ ये अप्रोच गलत है। तो जब हम कई गलत अप्रोच से जाते हुए सही अप्रोच पर जाते हैं, तो उससे एक अनुभव मिलता है कि जो नए क्वेश्चंस होते हैं कि उनमें कैसे अप्रोच करनी होती है। तो वैसे जब अगर हमसे कोई क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है जी, तब हम जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। लेकिन उसका हेल्प ले सकते जब हम बिल्कुल ही इस स्थिति में हो जाए कि हमसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, तो सॉल्यूशन देखना बेहतर है। अदरवाइज ऐसे एक दो बार प्रयास करने के बाद ही हम अगर देख रहे हैं तो वो गलत होगा। बिल्कुल, मतलब ये ध्यान देना चाहिए कि सॉल्यूशंस इसलिए प्रोवाइड नहीं करे जा रहे हैं कि आप एक तरफ सॉल्यूशन रख लो, एक तरफ क्वेश्चन रख लो, और क्वेश्चन पढ़ लिया सॉल्यूशन इधर पढ़ लिया तो तब सबसे हो जाता है फिर तो, जी सर। है ना। आप सीख तभी पाओगे जब आप क्वेश्चंस अपने से ट्राई करो और पूरी जी जान से ट्राई करो, जितने आपको फंडे पता हैं, कंसेप्ट पता हैं वो लगाओ, और उसके बाद भी अगर ना हो, बहुत परेशान हो गए, तब जा करके आप सॉल्यूशन देखो। इसीलिए सर हम DPPs को बिना क्विज फॉर्मेट में देते हैं, और बच्चा पहले अटेम्प्ट कर ले, अच्छे से कर ले, फिर जाके वो जब सबमिट करता है ना DPP, तब उसको सॉल्यूशन वहाँ पे पता चलता है। बिल्कुल। जो आपके पास स्क्रिबल पैड आया था उसको आपने किस तरीके से फ्रूटफुल वे में उसका यूज़ किया? सर उसमें क्योंकि वो एक्स्ट्रा सीट मिल जाती हैं, तो हमें स्टेप वाइज स्टेप करना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये तरीका बताऊंगा उसमें कि मैथ में जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो पढ़ने के साथ ही हमें जो उसमें जो डाटा गिवन है उसको स्टेप वाइज स्टेप लिख लेना चाहिए। ऐसे मतलब कि ऐसे बिल्कुल ही उनको कहें कि बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करते हुए पढ़ना और उसका सॉल्यूशन लिखते रहना, वो लिख लेना चाहिए जी। तो उससे हमें एक हिंट मिल जाती है कि क्या क्या डाटा गिवन है और हमें क्या पूछा जा रहा है, तो हम उस सॉल्यूशन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और क्योंकि एक्स्ट्रा सीट मिल रही है तो उसमें अच्छे से लिखना चाहिए और सही तरीके से लिखना चाहिए कि हमें उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। अच्छा ये बताइए विकास कि आपको क्या लगता है कि क्या सही समय है IIT JAM की प्रिपरेशन का? बच्चों को कब जो है स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन? सर जैसे कि मैंने सेकेंड ईयर में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे लगता है कि अगर हम सेकेंड ईयर में फ्री हैं, कुछ कर नहीं रहे, केवल BSc ही चल रही है, तो हमें सेकेंड ईयर से ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। बिल्कुल। कैसे, मतलब आपने अच्छा कोई बुक्स वगैरह भी रेफ़र करी थी अपने स्टडी के दौरान कि PW के जो नोट्स हैं वो आपको लगता है वो पर्याप्त हैं, या कुछ बुक्स भी आपने पढ़ी थी? सर वैसे नोट्स पर्याप्त हैं, लेकिन एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें बुक्स भी पढ़नी चाहिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो वो सेकंड ईयर में मैंने पढ़ी थी, और जो थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में अभी, तो इस बार मैंने थ्योरी वाली बुक्स नहीं पढ़ी थी,
जो क्वेश्चंस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वाली बुक होती हैं वो पढ़ी थी। जैसे रियल एनालिसिस के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज की आती है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की, केक्सर एंड नोवाक की, और लीनियर अलजेब्रा के लिए जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स फॉर लीनियर अलजेब्रा नाम से बुक आती है वो मैंने रेफर की थी। ठीक है। अच्छा विकास, आप बताना चाहोगे आपके आदर्श कौन है आपके जीवन में? सर मेरे आदर्श मेरे दादाजी हैं, क्योंकि शुरुआत से ही मैंने देखा है कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है। जब हम उनके पास बैठते हैं तो वो बताते हैं, और मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि अभी वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे सुबह जल्दी उठते हैं 5 बजे, तो वो डेली उनका फिक्स है, काफ़ी अनुशासित जीवन शैली है उनकी, और समय के प्रति काफ़ी पाबंद भी हैं। जैसे उनका मंदिर जाना 4 बजे है, तो शाम को 4 बजे वो मंदिर जाते ही जाते हैं। और जैसे अगर मेरा कोई एग्ज़ाम है और 10 दिन पहले मैंने बता दिया कि हाँ दादाजी मेरा एग्ज़ाम इस डेट को है, तो वो सुबह 4 बजे उस दिन हमें फ़ोन कर देते हैं कि आप उठे या नहीं उठे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी प्रभावित करती है, और वो हमेशा जीवन में सत्य और ईमानदार रहने के लिए हमें हमेशा बल देते हैं इस चीज़ पर। तो मतलब आपकी लाइफ में आपकी पेरेंट्स और ग्रैंडफादर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जी सर। तो मतलब पेरेंट्स भी सपोर्टिंग होने चाहिए। जी सर। पेरेंट्स सपोर्टिंग होते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बन हो जाता है। बिल्कुल। विकास, जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, मतलब आपके छोटे भाई बहन जो जैम 2026-2027 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर एडवाइस यही है कि जब शुरुआत में हम तैयारी करते हैं तो चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं। जैसे कहीं प्योर पार्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ अप्लाइड में नहीं कर पाते हैं, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं जी। तो उस चीज़ को एज ए डीमोटिवेशन नहीं लेना चाहिए, उसमें हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं और एक अच्छा कंटेंट हमें देते हैं। जी। तो हमें उस पर हार्ड वर्क करना चाहिए, और उसे समझने में हो सकती है हमें समस्याएं आ रही हो, लेकिन हमें बार बार रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बारिश से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जी, बहुत बढ़िया। आपका नेक्स्ट प्लान क्या है करियर से रिलेटेड? जी सर, मुझे यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज में जाना है। कि देश सेवा करनी है मतलब। जी सर। वैसे और हम दोनों यही आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप यूपीएससी में भी टॉप स्कोर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट आपका अगर टारगेट होगा CSIR नेट का, तो मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं दूंगा कि CSIR नेट में भी आप एक ऐसे ही बढ़िया सा स्कोर करें और अपने माँ बाप और अपने दादाजी का नाम रोशन करें। जी सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।